वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको करवाऊंगा कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यू और चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और ये आपके पेपर से लिए गए हैं, किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, चाहे सीएस, चाहे सीए, चाहे सीएमए। वहां से कंपाइलेशन है कुछ 10-15 क्वेश्चंस का, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और जो भी नोट्स मैंने अभी तक आपको टीच किए हैं यूट्यूब पे, उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हो और वेबसाइट का एड्रेस है directtextlectures.com। directtextlectures.com पे जब आप जाओगे तो ये आपको साइट ओपन हो जाएगी और इसमें जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा डाउनलोड अमेंडेड नोट्स। तो जो अमेंडमेंट्स करवाए थे वो सारे नोट्स यहाँ पे हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 के बहुत सारे हैं, सरचार्ज के हैं, डिडक्शंस के हैं, टीडीएस के हैं। प्लस जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसके भी देखो हैं इसमें इसमें हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यू के सबसे एंड में है, सैलरी के एमसीक्यू के हैं। और इसके अलावा और भी नोट्स आपको चाहिए तो देखो राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे ऊपर की तरफ एक पीडीएफ के नाम से एक छोटा सा बटन दे रखा है। इसको आप जब करते हो तो यूट्यूब लिखा हुआ आता है। जब यूट्यूब पे आप इसको क्लिक करोगे तो दोबारा से एक फाइल खुल जाएगी। जो पीडीएफ उस वीडियो से रिलेटेड है जो यूट्यूब पे अपलोड की गई है वो सारी यहाँ मिलेंगी आपके लिए। एडवांस मनी फॉरफिटेड, कैपिटल गेन के एमसीक्यू हैं, अदर सोर्सेस के एमसीक्यू हैं, जो अभी मैं टीच करने वाला हूँ उसके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और बेनिफिट ये होगा कि एक फाइल में लगाते हुए चलो तो एग्जाम टाइम में आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला है इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम अंडर दिस एक्ट एंड नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स अंडर एनी ऑफ अदर फोर हेड शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड। वो इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है एंड जो ऊपर लिखे चार हेड्स में फॉल नहीं करती है, वो किस हेड में फॉल करेगी आपको पता है। जो इनकम एग्जाम नहीं होती है और ऊपर लिखे चार हेड्स में, ऊपर लिखे चार हेड्स का मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, तो वो किस हेड में जाती है? अदर सोर्सेस के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। विच इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? और चार्जिंग सेक्शन डेफिनेटली सेक्शन 56 है। 56 में भी दो होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है। 2 में वो इनकम लिखी हुई है जो हमेशा अदर सोर्सेज के अंदर फॉल करेंगी और 1 में वो इनकम लिखी हुई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कोई इनकम अगर एग्जाम नहीं है और ऊपर चार हेड्स में नहीं जाती है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर फॉल करेगी। ये लिखा हुआ है 56 सबसेक्शन 1 के अंदर। और 56 सबसेक्शन 2 में वो इनकम लिखी हुई है जो ऑलवेज हमेशा अदर सोर्सेस के अंदर ही फॉल करेंगी। तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा हो गया? 56। 56 इज द करेक्ट आंसर। जॉन एंगेज इन फर्टिलाइजर्स ट्रेड रिसीव्ड रेंट बाय सबलेटिंग ए बिल्डिंग। सबलेटिंग ए बिल्डिंग, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो सपोज करते हैं ए ने बी को एक बिल्डिंग को लेट आउट किया और बी ने उस बिल्डिंग को सी को फर्दर लेट आउट कर दिया, इसको सबलेटिंग बोलते हैं। किराएदार उस घर को आगे किसी को दे दे तो सबलेटिंग बोला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ए को भी रेंट मिल रहा है और बी को भी रेंट मिल रहा है। ए के हाथ में तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की होगी लेकिन बी के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होगी। सबलेटिंग वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होती है, वो अदर सोर्सेस के अंदर जाती है। सर ऐसा क्यों? देखो हाउस प्रॉपर्टी में आपने सेक्शन 22 पढ़ा होगा। 22 में 3 कंडीशंस थी तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की होती थी। देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट टू। एक बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड के साथ अटैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात लिखी हुई थी असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। असेसी का ओनर होना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन लिखी थी इट इज नॉट यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। उस बिल्डिंग को वो अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हो। सेकंड लाइन को पकड़ लेते हैं, असेसी मस्ट बी द ओनर। तो ए ने बी को जब लेट आउट किया तो क्योंकि ए ओनर है इसलिए ए के हाथ में तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी। लेकिन बी ने जब फर्दर लेट आउट किया तो बी ओनर नहीं है और बी ओनर नहीं है तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये इनकम नहीं जा सकती है। और ऊपर लिखे चारों हेड्स में जो इनकम नहीं जाती है वो कहां चली जाती है? अदर सोर्सेस के अंदर। इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, अदर सोर्सेस। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिविडेंड ड्राइव्ड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर टैक्सेबल अंडर द हेड। आप चाहे शेयर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करो चाहे एज ए स्टॉक इन ट्रेड, डिविडेंड इनकम हमेशा अदर सोर्सेस के अंदर जाती है। ऑलवेज बी इज द करेक्ट आंसर, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
में फिफ्थ का आंसर दे गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर रीजन डिविडेंड लिखा हुआ है 56 सबसेक्शन 2 के अंदर साफ साफ। इंटरेस्ट इनकम डिपेंड करता है कि आपके पास सिक्योरिटीज एज ए स्टॉक इन ट्रेड है या ऐसे इन्वेस्टमेंट है। अगर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से हैं तो इंटरेस्ट इनकम जाती है अदर सोर्सेज के अंदर, और अगर सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से हैं तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है पीजीबीपी के अंदर। बट डिविडेंड 56(2) में साफ साफ लिखा हुआ है वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड और एज ए इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके से डिविडेंड इनकम हमेशा अदर सोर्सेज के अंदर फॉल करेगी, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी। जो एग्रीकल्चरल इंडिया के अंदर होती है वो एग्जेम्प्ट होती है अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड होता है, 10(1) में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन लैंड अगर इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो वो टैक्सेबल होती है और अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जेम्प्ट तभी होती है जब लैंड इंडिया में सिचुएटेड होता है, इसलिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Aman entered into an agreement with Bridge for sale of a building for ₹20 lakh in June 2019. Aman received advance of ₹2 lakh. Subsequently, the agreement was cancelled and Aman forfeited the advance money. The advance money is तो ट्रीटमेंट क्या होगा एडवांस मनी का? मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करी थी एडवांस मनी पे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने करवाया था और उस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले एडवांस मनी फोरफीट होता था तो वो कॉस्ट में से माइनस कर देते थे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2014 ने अमेंडमेंट किया था, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 अगर एडवांस मनी को फोरफीट किया जाता है तो वो उस ईयर में अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है। तो 2 लाख रुपए अमन ने फोरफीट किए तो 2 लाख रुपए अमन की इनकम बन जाएगी अदर सोर्सेज की इनकम। सेक्शन था 56(2) क्लॉज 9। इस सबसेक्शन और क्लॉज में लिखा हुआ है कि वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये गलत आंसर है। ये आंसर तब ठीक होता जब 1 अप्रैल 2014 से पहले फोरफिट किया गया होता। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जून 19, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। रमेश रिसीव्ड 7 लाख बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन इन मार्च 2020। 19-20 में उसको 7 लाख रुपए कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला। ए फर्दर सम ऑफ ₹2 लाख डिक्रीड बाय द कोर्ट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2020। 2 लाख रुपए कोर्ट ने और कहा इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है। द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है, ये हम सबको पता है। अब दो बातें डिसाइड करने वाली हैं। पहली बात, किस ईयर की इनकम होगी। तो अदर सोर्सेज की इनकम अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू बेसिस में मेंटेन करे हैं तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होती है। इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन द रिसीट बेसिस तो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। ये प्रोविजन पीजीबीपी पे भी एप्लीकेबल होता है और अदर सोर्सेज पे भी एप्लीकेबल होता है। इनका चार्जेबिलिटी का बेस क्या होगा, ड्यू और रिसीट। तो लिखा हुआ है इफ अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन द रेगुलरली मेंटेन ऑन द ड्यू बेसिस तो इनकम ड्यू बेसिस पे निकालेंगे, और अगर अकाउंट्स रेगुलरली कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो तो कैश बेसिस पे इनकम को मेंटेन किया जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। कंपनसेशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगा, वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगा ही नहीं। जो अभी अभी मैंने बोला था कि ड्यू बेसिस पे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, इसको ओवरराइड कर रखा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हमेशा रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। तो 7 लाख रुपए तो मिल चुके हैं 19-20 में, मतलब असेसमेंट ईयर 20-21 में 7 लाख रुपए तो टैक्सेबल होंगे। लेकिन क्योंकि 2 लाख रुपए अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं तो 2 लाख रुपए टैक्सेबल इस ईयर में नहीं होंगे, वो उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में रिसीव हुआ होगा। तो 2 लाख की तो बात छोड़ देते हैं, 7 लाख की बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन 7 लाख में से कितना अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगा तो आपको पता होगा 50% के रेट से डिडक्शन दिया जाता है और जो बैलेंस बचता है वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज के अंदर। अगर इंटरेस्ट कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन पे मिलता है आपके लिए तो कोई भी खर्चा माइनस नहीं करते हैं 57 में जो खर्चे दे रखे हैं। 57 सेक्शन में लिखा हुआ है एक डिडक्शन दे दिया जाएगा 50% का। फॉरगेट अबाउट अदर एक्सपेंडिचर्स।
वो करे हैं नहीं करे हैं, 50% का इंस्टेंट डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 लाख में से पहले 3.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे और टैक्सेबल होगा केवल 3,50,000। जिस ईयर में 2 लाख रुपए मिलेंगे उसमें भी 2 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, 1 लाख टैक्सेबल होगा। लेकिन हमसे केवल असेसमेंट ईयर 2021 के बारे में पूछा जा रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर, 3,50,000। Akshay received a gift of rupees 35,000 each on 22nd May 2019 from his 3 friends. The amount chargeable to tax in this case would be. तो अब एग्रीगेट किया जाता है, 50 से 1 से कम है, लेकिन हम एग्रीगेट करेंगे, हम तीनों का देखेंगे कितना मिला, वो आया 1,05,000। और एग्रीगेट करने के बाद अगर 50,000 को क्रॉस कर रहा है तो टोटल 50 के ऊपर वाला नहीं, टोटल 1,05,000 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस के अंदर। तो बी इज द राइट आंसर, 1,05,000। On 5th Feb 2020, Rajat gets a gift of motor car from a relative Madan. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 3,60,000। 3,60,000 रुपए की चीज उसको गिफ्ट के तरीके से मिल गई, तो अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रजत अंडर सेक्शन 56(2) नील हो जाएगा। सर क्यों? हम गिफ्ट में 3 चीजें देखते हैं, गिफ्ट कैश में मिला, या फिर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिला, या मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिला। 3 कॉलम बनाए जाते हैं कैश में, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल। मूवेबल में गिफ्ट की डेफिनेशन में वही आते हैं जो स्पेसिफिकली 56(2) में मेंशन है, जैसे ज्वेलरी वहां मेंशन है, पेंटिंग मेंशन है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मेंटेन है, कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट्स वहां पे मेंशन नहीं है, क्योंकि मोटर कार लिखी हुई है। मोटर कार को गिफ्ट के स्कोप से बाहर रखा गया है, इसलिए रजत के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नील हो जाएगा। 10th, ऋषभ रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 50,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ये तो सैलरी में चला जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। 1 लाख फ्रॉम मदर सिस्टर्स, मदर सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, इसलिए इसको भी बाहर कर दो। 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज पर जो मिलता है वो भी गिफ्ट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। 60,000 इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम द रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट से जो भी मिलता है उसके लिए भी गिफ्ट के स्कोप से बाहर रखा गया है। उसके हाथ में गिफ्ट के तरीके से कुछ भी नहीं आना चाहिए। पूछ क्या रही है? द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज, नील आएगा, ए इज द राइट आंसर। ये तीनों जो गिफ्ट दे रखे हैं ये गिफ्ट के स्कोप से बाहर है इसलिए। 11, द अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम फैमिली पेंशन इज अप टू। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होती है अगर एम्प्लॉय के जाने के बाद, एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर से लीगल हियर्स के लिए मिल रही है पेंशन, फैमिली पेंशन कहते हैं, और वो अदर सोर्सेज के अंदर जाती है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है जो कि होता है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। 15,000 पर मंथ नहीं बोला, 15,000 लमसम में दे रखा है, 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो देखते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, बाकी तीनों गलत आंसर है। Mrs. Sitara is in receipt of the family pension of rupees 15,000 per month during 1920. Income chargeable to tax for assessment year 2021 of Mrs. Sitara is. तो आप अगर इसको समझ गए, 11th को 12th को खुद भी कर सकते हो। पहले इनकी हम निकाल लेते हैं, 1 साल की फैमिली पेंशन कितनी होगी, 1,80,000। इसमें से डिडक्शन का बेनिफिट दे देंगे 1/3 ऑफ 1,80,000, 60,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या हो गया, 15,000, टैक्सेबल कितना आ गया, 1,65,000। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, 1,65,000। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और भी मैं लाऊंगा मैं, लेकिन हर चैप्टर के डालने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने टीडीएस के अपलोड करे थे और अब ये अदर सोर्सेस के हैं। फिर किसी दिन फाइलों को फिटिंग के हम लोग करेंगे, फिर सेट ऑफ के करेंगे, क्लबिंग के करेंगे। तो हर चैप्टर हमारा धीरे धीरे करके, बहुत सारे प्रोविजंस तो रिवाइज हो ही रहे हैं आपके लिए। आप कहीं भी जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो, जिम में सुन सकते हो, मेट्रो में सुन सकते हो, रेस्टोरेंट में खाना अकेले खा रहे हो तब सुन सकते हो आप। तो आप इनके लिए कीजिए। कोई भी डाउट है, वेबसाइट पे जो मैंने अभी दिखाया था आपके लिए वेबसाइट, इस वेबसाइट में सबसे एंड में जब आप जाते हैं तो होम में, जब होम में सबसे एंड में जाते हैं तो यहाँ पे बना हुआ है कॉन्टेक्ट अस, सेंड योर क्वेरीज। देखो लेफ्ट में लिखा है, यहाँ अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे बल्कि मिडिल में बना हुआ है मैसेज एंड व्हाट्सएप, इसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, या फिर मेरा ईमेल आईडी आपको पता है imsb003@gmail.com। मैं वो ईमेल को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसके थ्रू अगर आप डाउट्स भेजोगे मैं डेफिनेटली और बहुत क्विकली आपको रेस्पॉन्स करूंगा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।